हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 13 से 19 सितंबर के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास फर्स्ट न्यूज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर फैसला लिया है कि आने वाले सालों में जो एरिया है हमारे पास माइक्रो इरिगेशन के अंडर, उसको 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, माइक्रो इरिगेशन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि वाटर की वेस्टेज कम होती है, यूजेज एफिशिएंसी बढ़ती है, और कहीं ना कहीं इससे आपको इंडियन एग्रीकल्चर में एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम समझे माइक्रो इरिगेशन को और अच्छे से इंप्रूव करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उसने क्या किया था, उसने एक स्कीम चलाई थी, दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और पीडीएमसी का मतलब क्या है यार? पीडीएमसी मींस पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद के साथ हम ज्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस कर पाए। तो ये हमारे पास अल्टीमेट टारगेट है। पहले तो आप ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद वाटर एफिशिएंसी की यूज को ये कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। अब इस स्कीम के तहत होगा क्या? मान लीजिए मेरा एक खेत है और उसमें मैं माइक्रो इरिगेशन का कोई सिस्टम लगाना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। गवर्नमेंट क्या करेगी? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, हेल्प करेगी। और फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना यहां पर होगा ये भी आपको मैं बता देता हूं। अगर हम बात करें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए रहेगा 55%, और जो हमारे पास अदर फार्मर्स हैं उनके लिए रहेगा 45%। जो भी कॉस्ट होगी उसका 45% गवर्नमेंट बियर करेगी, और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए रहेगा इट विल बी 55%। और आपको मैं बता दूं कि सबके लिए पैसे की जरूरत होगी, तो इसी वजह से हमारे पास नबार्ड। अब नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो याद रखेंगे, नबार्ड ने एक फंड बनाया था दैट इज नोन टू बी माइक्रो इरिगेशन फंड ऑफ ₹5,000 करोड़। अब मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए नबार्ड ने कितने रुपीस का फंड बनाया था? दैट इज ऑफ ₹5,000 करोड़। सो डू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करें, अभी फार्मर को लेकर काफी ज्यादा हमारे पास इश्यूज चल रहे हैं, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि नेम द ऐप लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड एग्रीकल्चर टू फोरकास्ट द टेम्परेचर एंड अदर वेदर फिनोमिनाज। रिसेंटली हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एग्रीकल्चर में हेल्प करने के लिए एक ऐप लॉन्च की थी। आप उस ऐप का नाम मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, ऐप का हमारे पास नाम है मेघदूत। ठीक है, ऐप का नाम आप याद रखेंगे, ऐप का नाम हमारे पास आ जाता है मेघदूत। तो हमारे पास फार्मर्स की हेल्प करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। आप लोगों को ऐप का पता होना चाहिए। तो इस पर आपको मौसम की पूर्ण जानकारी हमारे पास मिल जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास एशियन रीजनल फोरम। सो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, वो है वी मुरलीधरन। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ऑनलाइन मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ, हाँ जी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हमारे पास एक ग्रुप है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान के नाम से हम जिसको जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एशियान के बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एशियान, तो इसका जो डिक्लेरेशन है वो हमारे पास साइन कब हुआ था? 1967 में। और टोटल इसके 10 मेंबर कंट्रीज हैं। टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं। जैसे हमारे पास थाईलैंड है, ठीक है, अगर हम बात करें, देयर आर सो मेनी मेंबर कंट्रीज, 10 मेंबर कंट्रीज बेसिकली। थाईलैंड है, वियतनाम है, ठीक है, कंबोडिया है, मलेशिया है, ये सब कंट्रीज, इंडोनेशिया है, ये सब कंट्रीज के मेंबर हैं। ठीक है, और लिम जो खोई, ठीक है, लिम जो खोई सेक्रेटरी जनरल है। आपको ये भी मैं बता दूं, लिम जो खोई इसके सेक्रेटरी जनरल है, और इसका सेक्रेटेरिएट कहां है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। जी हां, याद रखेंगे, एशियान का सेक्रेटेरिएट कहां है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो फॉरेन मिनिस्टर्स की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था वी मुरलीधरन ने। ठीक है, नाम सीधा सीधा याद रखेंगे। ओके, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया विल को चेयर द एशियन रीजनल फोरम ऑन पोर्ट सिक्योरिटीज। ठीक है, इंडिया चेयर करेगा एशियन रीजनल फोरम ऑन पोर्ट सिक्योरिटीज एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। अब ये क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS। ये वो एजेंसी है स्टूडेंट जो हमारे पास सी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनको रिजॉल्व कराने के लिए कहीं ना कहीं काम करती है, और उसको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाती है। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि UNCLOS ये हमारे पास इफेक्टिव कब हुई थी? तो ये इफेक्टिव हुई थी, याद रखेंगे, हमारे पास 1994 में।
ये जो एजेंसी है हमारे पास कौन से ईयर में इफेक्टिव हुई थी? द एजेंसी बिकेम इफेक्टिव इन द ईयर 1994। ओके, और इवन लॉ बनाना तो इसका काम है ही है। एक और चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि जैसे आपको एक सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि टेरिटोरियल एरिया कहां तक होता है हमारे पास सी में। तो आपको याद रखना है कि जैसे भारत का जो टेरिटोरियल एरिया होता है, तो टेरिटोरियल एरिया कहां तक जाता है हमारे पास? सो दैट इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स तक एरिया होता है टेरिटोरियल एरिया, और फिर हमारे पास 200 नॉटिकल माइल्स तक होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब कि ये जो एरिया है ये आपका टेरिटोरियल एरिया है, समुद्र में हमारे पास ये आपका एरिया कंसीडर किया जाएगा। और 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर हम बात करें, हमारे पास क्या कंसीडर किया जाता है? हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी कि यहां पर इस एरिया में आप क्या कर सकते हो? कोई भी खनिज जो है, खनिज समझते हो, कोई भी मिनरल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, वो आपके मिनरल कंसीडर किए जाएंगे। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन है 12 नॉटिकल माइल्स का और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, ये सब हमारे पास UNCLOS के थ्रू ही हमारे पास बनते हैं। और इसकी जो पेरेंट एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आप याद रखेंगे, दैट इज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। देयर इज अनदर अथॉरिटी दैट इज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ठीक है, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। तो आप देख सकते हैं कि ISA के नाम से इसको जाना जाता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंटरनेशनल लेवल के डिस्प्यूट्स को हमारे पास कहीं ना कहीं रिजॉल्व कराने में। ठीक है, और इसने ही हमारे पास इंडिया को भी कुछ टाइम पहले अथॉरिटी दी थी कि आप इंडियन ओशन में हमारे पास कुछ नए तरह की जो हमारे पास मिनरल एक्सट्रैक्टिंग है वो कर सकते हैं। आप मुझे इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी? ओके, याद रखेंगे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहां है? किंगस्टन में। ठीक है, किंगस्टन इज इन जमाइका। किंगस्टन जमाइका में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट बॉडी है फॉर इंटरनेशनल सी डिस्प्यूट्स को लेकर। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज है, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट 200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। भारत की पहली ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $200 बिलियन को क्रॉस कर गई है वो बनी है हमारे पास नन अदर देन रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड हमारे पास बहुत सारी हैवी इन्वेस्टमेंट्स आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिली। ठीक है, हमारे पास इवन आपको पता होगा फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट की है, गूगल ने इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट की है, जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो मार्केट वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है और ये $200 बिलियन को हिट कर गई है। पहली ऐसी कंपनी भारत की। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद जो सेकंड नंबर पे जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में तो आप जानते होंगे, इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में याद रखेंगे कि एन चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन इसके चेयरपर्सन है। ओके, नटराजन चंद्रशेखरन इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। ओके, अभी रिसेंटली क्या हुआ था हमारे पास कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर एंटरप्राइजेज से, ठीक है, हमारे पास ये जो किशोर बियानी से फ्यूचर एंटरप्राइज को खरीद लिया था, जिसके लिए उन्होंने पे किए थे 24,713 करोड़ रुपीस। और ये हमारे पास एक रिटेल बिजनेस था जो अभी रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से खरीदा गया है। अभी यहां पर हुआ क्या है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो वर्ल्ड की 40th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। ये भी आप याद रखेंगे, वर्ल्ड की 40th मोस्ट वैल्यूएबल जो कंपनी कंसीडर की जा रही है इंडिया से वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। जल्दी से, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? ओके, सो नन अदर देन एप्पल। ठीक है, एप्पल जो है वो हमारे पास वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है राइट नाउ। ठीक है, जिसके CEO आपको पता ही होंगे, टिम कुक। ठीक है, इसके CEO कौन है एप्पल के? टिम कुक। ये आप याद रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। सो परेश रावल अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ NSD। NSD हियर मींस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यहां पर हमारे पास एक्टिंग की ट्रेनिंग कहीं ना कहीं दी जाती है, एक्टिंग के बारे में बात होती है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1959 में
ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ कल्चर? सो आप याद रखेंगे प्रहलाद पटेल, नाम याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को कौन अभी हैंडल कर रहे हैं? प्रहलाद पटेल। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंट्रोल कौन करता है? संगीत नाटक अकेडमी। ओके, चलिए एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछ लेगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हमारे पास नए चेयरमैन कौन है, वो तो परेश रावल है, ठीक है, जानते होंगे, फेमस एक्टर हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया गया, ठीक है, कि हमारे पास हु इज द करंट डायरेक्टर, ये तो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं ना, हु इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये भी आपसे क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं। तो डायरेक्टर का नाम याद रखेंगे सुरेश शर्मा, डायरेक्टर का नाम याद रखेंगे सुरेश शर्मा इज द करंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 900 करोड़ वर्थ ऑफ पेट्रोलियम प्रोजेक्ट इन बिहार। देखिए आपको पता है कि कुछ टाइम बाद बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसके चलते लगातार क्या हो रहा है कि बिहार के अंदर आपको देखने को मिलेगा नए नए प्रोजेक्ट्स का इनोग्रेशन चल रहा है लगातार कंटिन्यूसली। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर एक तो 900 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जिनको प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है। इसमें हमारे पास एक पाइपलाइन की भी बात की गई है, गैस पाइपलाइन, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन। एक्चुअली आपको मैं बता दूं, कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी कि हमारे पास 3000 किलोमीटर लॉन्ग एक गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी। ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। 3000 किलोमीटर लॉन्ग एक गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी। पारादीप कहां है? पारादीप इज इन ओडिशा। पारादीप से कहां तक? हमारे पास अगर हम बात करें फ्रॉम पारादीप टू गुजरात में कहां तक जाएगा? अगर हम बात करें, ये जो गैस पाइपलाइन है ओडिशा के पारादीप से जाएगी कांडला तक। तो ये आने वाले टाइम में इंडिया की सबसे जो लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन है वो हमारे पास बन जाएगी। तो इतना तो आप एटलीस्ट याद रखेंगे, ठीक है। और इवन आपको मैं ये भी बता दूं कि इसके अलावा हमारे पास नरेंद्र मोदी जी ने हिस्टोरिक कोसी रेल ब्रिज भी इनॉग्रेट किया। ये काफी इंपॉर्टेंट रेल ब्रिज है, कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज है, जिसको हमारे पास इनॉग्रेट किया गया है हमारे पास बिहार के अंदर। तो कोसी एक फेमस रिवर है बिहार के अंदर, ठीक है, पता ही होगा, आपने नाम सुना होगा कोसी को बिहार में किस, चलो आप ही बता दो मुझे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि कोसी को बिहार में किस अलग नाम से जाना जाता है? कोसी को बिहार में क्या कहा जाता है? देखिए नेपाल से होते हुए कोसी जो है वो हमारे पास बिहार में एंटर करती है और इसे सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ठीक है, सोरो ऑफ बिहार, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोरो ऑफ बिहार। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन मॉस्को। सो व्हाट इज एससीओ? एससीओ हियर मींस शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और इंडिया की तरफ से हमारे पास यहां पर राजनाथ सिंह गए थे। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यहां पर 4 डे विजिट के लिए गए थे, यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे पास रशिया के, और भी कई सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। एससीओ की वेरियस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। ठीक है, राजनाथ सिंह भी गए थे, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी गए थे, तो कई सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग यहां पर चल रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर। ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई, डिफेंस मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई। और याद रखेंगे कि इस बार जो एससीओ की होस्टिंग कंट्री है वो है मॉस्को, वो सॉरी रशिया जो है वो सारी मीटिंग को होस्ट कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी मीटिंग्स हैं उन सबको हमारे पास किसकी तरफ से होस्ट किया जा रहा है? रशिया की तरफ से। और याद रखेंगे मॉस्को हमारे पास जो है, ठीक है, मॉस्को यहां पर एक हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि देखिए आप हर कंट्री का जो इंपॉर्टेंट लीडर है वो यहां पर प्रेजेंट है। अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, एस जयशंकर ने एससीओ के यहां पर कई सारे मुद्दों को हाईलाइट किया और जो चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रही है उसको भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको यहां पर एक अलग से आज एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। पहले थोड़ा एससीओ का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एससीओ हमारे पास 2001 में एस्टैब्लिश हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके टोटल कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 8 मेंबर कंट्रीज। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज? 8 मेंबर कंट्रीज। इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर हैं। चलिए एससीओ के बारे में एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट, याद रखना, एससीओ का एक परमानेंट ऑर्गन है, एससीओ का एक परमानेंट ऑर्गन है रैट्स। जी हां, एससीओ का एक परमानेंट ऑर्गन है रैट्स। सो व्हाट इज रैट्स? रैट्स हियर मींस रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। याद रखेंगे, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। हमारे पास ये एक रैट्स नाम से एक परमानेंट ऑर्गन है एससीओ से रिलेटेड, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड।
आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रैट्स, अगर किसी को पता है तो। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रैट्स? ओके, याद रखेंगे सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन, ताशकंद, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। ताशकंद उज्बेकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा रैट्स का। लेकिन अगर आपसे एससीओ का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो नाम है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में। तो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, दोनों में एक साथ बता रहा हूं, याद रखेंगे कि एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, रैट्स का जो हेडक्वार्टर है वो ताशकंद में है। ताशकंद इज इन उज्बेकिस्तान और रैट्स क्या है, इट्स अ परमानेंट ऑर्गन ऑफ एससीओ। सो डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स स्टूडेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास आईसीआईसी लोम्बार्ड इंक्स बैंक अश्योरेंस टाई अप विद यस बैंक। देखिए आईसीआईसी लोम्बार्ड एक इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। उसने हमारे पास टाई अप किया है यस बैंक के साथ। देखिए क्या करती हैं आजकल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज बैंक के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसीज को बेचते हैं और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बैंक अश्योरेंस। पहले तो आप ये याद रखेंगे कि जब इंश्योरेंस कंपनीज बैंक के थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करती है दैट इज नोन टू बी बैंक अश्योरेंस, सॉरी, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वो क्या कि यस बैंक ऑलरेडी हमारे पास कुछ न्यूज में है, कई सारे रीजन की वजह से। राणा कपूर के द्वारा ये बैंक शुरू किया गया था, लेकिन कुछ फ्रॉड्स के चलते हमारे पास आरबीआई ने इसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर आपको पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई जो कि इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक में से एक है, एसबीआई ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी 7,250 करोड़ रुपीस की, ठीक है। एसबीआई ने यहां पे भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की और यस बैंक को डूबने से कहीं ना कहीं बचा लिया। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है। हु इज द करंट सीईओ ऑफ यस बैंक? यस बैंक के करंट सीईओ कौन है, जिनको हमारे पास अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा नियुक्त किया गया था? हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक? चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है प्रशांत कुमार। करेक्ट आंसर है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जो है ही इज नोन टू बी द सीईओ ऑफ यस बैंक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्वामी अग्निवेश पासेस अवे। स्वामी अग्निवेश जिनका ओरिजिनल नाम था वेपा श्यामराव, तो उनकी अभी डेथ हो गई है। कैबिनेट मिनिस्टर थे एजुकेशन ऑफ हरियाणा और हमारे पास एक जाने माने पर्सनैलिटी थी भारत के अंदर, एक्टिविस्ट थे, स्कॉलर थे। और हमारे पास आपने याद रखना है इनकी जो भी डेथ हुई है वो हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलॉजी साइंसेज में हुई, जो कि कहां है, न्यू दिल्ली में। इंस्टीट्यूट का नाम याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलॉजी साइंसेज, तो ये कहां पर है, न्यू दिल्ली में। तो ये हमारे पास प्रेसिडेंट भी रहे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज के। तो आर्य समाज जो हमारे पास हाईएस्ट इंटरनेशनल बॉडी है आर्य समाज की, उसके प्रेसिडेंट भी ये रहे हैं। तो आर्य समाज की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप इंडिया में इग्नोर नहीं कर सकते। ये इंडिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जिसको हमारे पास किसने एस्टेब्लिश किया था, याद रखेंगे। आर्य समाज के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। आर्य समाज को किसने एस्टेब्लिश किया था? एस्टेब्लिश बाय दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। आर्य समाज एस्टेब्लिश बाय दयानंद सरस्वती, ठीक है। और इनके बारे में एक दो चीज और इंपॉर्टेंट है कि बहुत पुराने टाइम 1875 में इस ऑर्गेनाइजेशन को दयानंद सरस्वती जी ने एस्टेब्लिश कर दिया आर्य समाज को, 1875 में, बहुत पुराने टाइम में। एंड इवन ये जो आर्य समाज है इसने काफी कुछ किया हमारी सोसाइटी के लिए। जैसे आपको पता होगा डीएवी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं भारत में जो एजुकेशन को इंपार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास दयानंद जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। डीएवी की फुल फॉर्म हमारे पास दयानंद एंग्लो वैदिक, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। एक चीज और यहां पे बताना चाहूंगा, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, एस राधाकृष्णन, ओके, द फेमस पर्सनालिटी इन इंडिया, ही सेड कि दयानंद सरस्वती इज वन ऑफ द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो याद रखना कि दयानंद सरस्वती जी ने तो इनको क्या कहा था, हमारे पास, सॉरी, एस राधाकृष्णन ने दयानंद सरस्वती जी को क्या कहा था कि ही इज वन ऑफ द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, सो डू रिमेंबर दैट पॉइंट। एक छोटा सा पॉइंट आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि दयानंद सरस्वती का बर्थ प्लेस कहां है, वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का बर्थ प्लेस जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए।
ओके, याद रखेंगे टंकारा गुजरात में हमारे पास जन्म हुआ था महर्षि दयानंद सरस्वती का, ठीक है, जिन्होंने आगे चलकर आर्य समाज की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास हिंदी दिवस 2020, 4 सितंबर को हिंदी दिवस हमारे पास ऑब्जर्व किया गया। याद रखिएगा, इसको गलती से भी यहां पर कंफ्यूज मत कीजिएगा वर्ल्ड हिंदी डे के साथ। सो वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 जनवरी को। और साथ के साथ याद रखिएगा हिंदी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 सितंबर को। तो दोनों डे अलग है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो पेपर में ध्यान से पढ़ लेना क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। सो दिस डे हमारे पास, अगर हम हिंदी दिवस की बात करें, सो दिस डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ हिंदी एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जब हिंदी को भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया था, तो उसकी याद में हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। और भारत में हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जो कि कौन से शेड्यूल में आती हैं? 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डिफाइन किया गया है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 4 लैंग्वेजेस को बाद में एड ऑन किया गया था, ठीक है, मैथिली, सेंथली, बोडो और डोगरी, ठीक है। सो इन 4 लैंग्वेजेस को बाद में ऐड किया गया था। राइट नाउ देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया मेंशन इन द 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो डू रिमेंबर कि हिंदी दिवस हमारे पास जो है वो 14 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट हमारे पास यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। सो ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास एक अलग से हमारे पास कमीशन है वुमेन के स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से, दैट इज यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया एंड अफगानिस्तान वर इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन, ओके, अ बॉडी ऑफ इकोनॉमिक। याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन, अब ये क्या है? यूएन इकोसोक है क्या वैसे? दैट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसको हम इन शॉर्ट इकोसोक बोल देते हैं। तो उसी का हमारे पास एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। तो इंडिया और अफगानिस्तान इसके 2 नए मेंबर बने हैं, याद रखिएगा। और इंडिया के कंपटीशन में चाइना भी था, लेकिन चाइना वोट नहीं जीत पाया और चाइना इसका मेंबर नहीं बन पाया, ठीक है। मेंबर जो बने हैं वो है इंडिया एंड अफगानिस्तान। सो इंडिया को 38 वोट मिले, अफगानिस्तान को 39, और बैलेट यहां पर जीत लिया। और यहां पर आप याद रखेंगे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, वो कौन है? टीएस तिरुमूर्ति। टीएस तिरुमूर्ति, उनका नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उन्होंने हमारे पास इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं अनाउंस किया। और अगर मैं बात करूं यहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर भी याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। दैट इज इकोसोक इसको बोल देते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर इज एट न्यूयॉर्क, यूएसए। चलिए आगे चलते हैं। यूरो मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। देखिए यहां पर क्या हुआ है कि जो हमारे पास यूरो मनी, द ग्लोबल फाइनेंस बैंकिंग मैगजीन अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस 2020, उन्होंने आदित्य पुरी को ऑनर किया है फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक। मैनेजिंग डायरेक्टर थे एचडीएफसी बैंक के, विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। एक बात मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि एचडीएफसी बैंक को आप याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक को भारत का बेस्ट बैंक डिक्लेयर किया था रिसेंटली, ठीक है, बेस्ट बैंक इन इंडिया, ठीक है। किसने? यूरो मनी ने, ये भी आप याद रखेंगे। और अभी क्या हुआ है कि जो उनके फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ठीक है, जो इनके फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनको यहां पर ऑनर किया गया है थ्रू दिस पर्टिकुलर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इनके जो काम करने का तरीका था वो यहां पर यूरो मनी ने कंसिडर किया, दैट इज वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास थिंग, ठीक है। चलिए जी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बता दीजिए कि हु इज द सीईओ, हु इज द न्यू सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ के रूप में किसकी अपॉइंटमेंट हुई है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। ओके, सीईओ के रूप में अपॉइंटमेंट हुई है शशिधर जगदीशन की, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक जो है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ एसेट, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एसेट प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक, जिसका हेडक्वार्टर हमारे पास कहां है? मुंबई में। और ये बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था?
1994 में, ठीक है। एचडीएफसी बैंक एस्टैब्लिश इन द ईयर 1994 और बहुत ही कम समय में इसने भारत में बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। और इसके करंट जो सीईओ हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। चलिए जी आगे चलते हैं। न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, देखिए हमारे पास इंडिया की तरफ से, अब ध्यान से सुनिएगा, इंडिया की तरफ से जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसने यहां पर सिलेक्ट किया है राजेश खुल्लर एंड समीर कुमार खरे को। किस लिए? राजेश खुल्लर जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे वर्ल्ड बैंक में इंडिया की तरफ से, एंड समीर कुमार खरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे एडीबी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तो दो हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स को दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की तरफ से यहां पर अपॉइंट किया गया है। और याद रखिएगा जब एडीबी की मैं बात करता हूं तो एडीबी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जिसमें हमारे पास किसका वर्चस्व है, जिसमें मेनली हमारे पास डोमिनेशन है जापान की। और अगर हम बात करें इंडिया इसमें 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, एडीबी में इंडिया 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और सबसे बड़ा बोरोवर भी है, सबसे बड़े लेवल पे लोन भी एडीबी हमें ही देता है सिंस 2010। तो एडीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्ल्ड बैंक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर हमारे पास कहां है? वॉशिंगटन डीसी। ओके, अगर मैं बात चलो वर्ल्ड बैंक की करूं, थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंट राइट नाउ कौन है? पता ही होगा आप लोगों को, दैट इज डेविड मेलपास, ठीक है। डेविड मेलपास हमारे पास प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। और फिर इंडिया की तरफ से जो हमारे पास यहां पर सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वर्ल्ड बैंक में, वो कौन है? अंशुला कांत, इंडिया से हैं। अंशुला कांत, शी इज फ्रॉम इंडिया, फॉर्मर एसबीआई इंप्लॉय। तो अब ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वर्ल्ड बैंक में, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, वर्ल्ड बैंक में राइट नाउ हु इज द चीफ इकोनॉमिस्ट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट की पोजीशन पर इस समय कौन है? हु इज द चीफ इकोनॉमिस्ट इन वर्ल्ड बैंक? ओके, याद रखेंगे करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? दैट इज कार्मन रीनहार्ट, ठीक है, कार्मन रीनहार्ट करेक्ट आंसर, ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट एट वर्ल्ड बैंक। सो डू रिमेंबर ऑल दीज 3 पोजीशंस इन वर्ल्ड बैंक। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक की 3 टॉप पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं। प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास, सीएफओ है अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट है हमारे पास कार्मन रीनहार्ट। चले जी, पॉसिबल साइन ऑफ माइक्रोबियल लाइफ ऑन वीनस क्लाउड्स। देखिए यहां पर क्या हुआ है कि वीनस को स्टडी करते हुए हमारे पास साइंटिस्टों ने कुछ नए लेवल पर डिस्कवरी की है। तो यहां पर फॉस्फीन की डिस्कवरी हुई है, डिस्कवरी ऑफ फॉस्फीन, अ रेयर मॉलिक्यूल विच प्रोवाइड पॉसिबिलिटी ऑफ माइक्रोबियल लाइफ ऑन द क्लाउड्स ऑफ वीनस। तो ये सब कैसे पता चला? हमारे पास यूजिंग द जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप। अब ये याद रखना कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप कहां है? हवाई, यूनाइटेड स्टेट्स में, हवाई यूएसए में। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप के थ्रू हमने इस चीज के बारे में पता लगाया है कि माइक्रोबियल लाइफ की पॉसिबिलिटी है ऑन द प्लेनेट वीनस, ठीक है। अब देखो वीनस की जब मैं बात करता हूं तो वीनस सेकंड प्लेनेट है सन से, पता ही होगा आप लोगों को, सेकंड प्लेनेट फ्रॉम सन। उसके बाद अगर हम समझने की कोशिश करें तो नेम किसके नेम पे है हमारे पास? रोमन गॉडेस ऑफ लव, ठीक है। जो हमारे पास रोमन गॉडेस ऑफ लव हैं तो उनके नाम पर वीनस का नाम जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, हमारे पास अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं, वीनस ऑल्सो नोन एज अर्थ सिस्टर प्लैनेट। काफी ज्यादा चीजें जो हैं साइज वगैरह जो अर्थ से मिलता है, तो इसी वजह से अर्थ सिस्टर प्लैनेट भी हम इसको बोल देते हैं। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, वीनस को स्टडी करने के लिए जो इसरो है दैट गोइंग टू लॉन्च अ मिशन इन 2023, 2023 में एक मिशन लॉन्च होगा जस्ट टू स्टडी द वीनस। आप जरा जल्दी से उस मिशन का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। ये हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। हाँ जी, नेम द अपकमिंग मिशन ऑफ इसरो रिलेटेड टू प्लैनेट वीनस। तो इसरो लॉन्च करने जा रहा है स्टूडेंट शुक्रयान 1, ठीक है।
शुक्रयान 1 इसरो लॉन्च करेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट टू स्टडी वीनस। वीनस सेकंड प्लैनेट है हमारे पास सन से। ओके चलिए जी, 9 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट बाय सी लॉन्च। देखिए चाइना ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है। पहली बात तो याद रखेंगे, चाइना की जो स्पेस एजेंसी CNSA, उसने हमारे पास बहुत कुछ माइलस्टोन अचीव किए रिसेंट टाइम में। दैट इज चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लॉन्च सॉलिड प्रोपेलेंट कैरी रॉकेट फ्रॉम अ शिप इन द येलो सी। तो यहां पर हुआ क्या है कि येलो सी में एक शिप के थ्रू इन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये अपने सैटेलाइट को कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। सी बेस्ड लॉन्च था, अभी तक इंडिया सी बेस्ड लॉन्च को कहीं भी अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इंडिया के सभी सैटेलाइट्स कहां से लॉन्च होते हैं, हमने पढ़ा ही होगा। दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इंडिया तो सब अपने जो हमारे पास सैटेलाइट है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हमारे पास लॉन्च करता है, लेकिन अभी तक हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम उसको सी बेस सिस्टम से लॉन्च कर सकें। येलो सी की जब मैं बात करता हूं, चाइना के लिए बहुत ही क्रूशियल है। चाइना का पूरा दबदबा है यहां पर, और चाइना ने यहां से सैटेलाइट लॉन्च करके ये भी दिखा दिया है कि हम फ्यूचर में इसको दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा। इनर मोस्ट बे ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न येलो सी इज कॉल्ड व्हाट? हाँ जी, सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं, येलो सी से जो ऊपर वाले एरिया में आपको एक और दूसरी सी दिखाई देती है, येलो सी के साथ एडजेसेंट सी। एडजेसेंट सी का मतलब उसके साथ मिलती हुई एक और सी है। आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं फिर से क्वेश्चन अपना रिपीट कर देता हूं। इनर मोस्ट बे ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न येलो सी इज कॉल्ड? ओके, दैट इज नोन टू बी बोहाई सी। ठीक है, दैट इज नोन टू बी बोहाई सी। सो ऊपर बोहाई सी है और उसी के नीचे आपको मिलेगी येलो सी। ठीक है, तो ये दोनों एडजेसेंट है, कुछ इसी तरह से इनकी जो लोकेशन है वो हमें दिखाई देगी। ठीक है, चलिए जी, न्यू एम्स एट दरभंगा। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बिहार में लगातार अनाउंसमेंट चल रही है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में तो डेवलपमेंट का काम तभी होता है जब इलेक्शन सर पे हो, नहीं तो डेवलपमेंट का काम सब भूल जाते हैं। तो एम्स हमारे पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में बात हो रही है कि दरभंगा में एक नया एम्स बनाया जाएगा। ठीक है, दैट इज अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। आप एक तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, PMSSY। ओके, दरभंगा बिहार में, और उसके लिए 1200 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा में हमारे पास ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। पलवल से सोनीपत हमारे पास एक अलग से रेल कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो आपने याद रखना है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर कहां बन रहा है, दैट इज इन हरियाणा। चलिए एम्स की बात कर लेते हैं। जब भी मैं एम्स की बात करता हूं, भारत में पहला एम बना था 1956 में। भारत में पहला एम्स बना था 1956 में, और इसको बनाने का जो क्रेडिट है वो काफी हद तक इसको जाता है राजकुमारी अमृत कौर जी को। राजकुमारी अमृत कौर, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृत कौर, और यकीन मानिए इन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया कि भारत में एक ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूट हो जो वर्ल्ड क्लास हो। ठीक है, ऐसा और जहां पे वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स हमें मिल सकें। तो इनके ही यहां पर संघर्ष से इन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच दी ताकि इसके लिए फंडिंग हो सके एम्स के लिए। तो भारत का जो सबसे पहला एम्स बना था वो दिल्ली में बना था, और उसके लिए हमारे पास सबसे ज्यादा जो मेहनत की थी वो की थी राजकुमारी अमृत कौर जी ने, जो कि इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी अगर हम बात करें, भारत में 15 एम्स हैं जो ऑपरेशनल हैं। ठीक है, जो अभी ऑपरेशनल है, और 8 मोर टू कम। अभी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चल रही है कि भारत के हर राज्य में एक एम, हमारे पास एम्स होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो पाता है तो भारत में कहीं ना कहीं मेडिकल सिस्टम जो है काफी हद तक इंप्रूव होता दिखाई देगा। तो आपने याद रखना है कि बिहार में जो नया एम्स बन रहा है वो कहां पे बनने जा रहा है, दैट इज इन दरभंगा। ठीक है, दरभंगा बिहार। ओके, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ग्लोबल आयुर्वेदा समिट। सो ग्लोबल आयुर्वेदा समिट हमारे पास अगर हम बात करें, कंडक्ट किया गया विजुअली इनोग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। तो हमारे पास जो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने, उन्होंने ग्लोबल आयुर्वेदा समिट वर्चुअली हमारे पास एक तरह से इनोग्रेट किया, क्योंकि आपको पता है ये सब कुछ आजकल ऑनलाइन ही हो रहा है। सो जो थीम रही, थीम याद रखेंगे, एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। ओके, सो आप यहां पर एक बात और समझिए स्टूडेंट,
ये ऑर्गेनाइज किसने किया? दैट इज ऑर्गेनाइज बाय कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, केरला। तो बेसिकली केरला, यहां पर आप समझिएगा केरला होस्टिंग स्टेट था, और उसके साथ हमारे पास और कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व थी? CII, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष की फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, दैट इज आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये अलग से हमारे पास एक मंत्रालय है, अलग से एक सब डिवीजन है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर। चलिए एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता दूं, जब भी आयुर्वेदा की बात हो तो याद रखना हु इज नोन टू बी फादर ऑफ आयुर्वेदा, इंपॉर्टेंट है, हु इज नोन टू बी फादर ऑफ आयुर्वेदा। तो एज पर द एंशिएंट हिंदू माइथोलॉजी, एंशिएंट हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे फादर ऑफ आयुर्वेदा धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी, धन्वंतरी इज नोन टू बी फादर ऑफ आयुर्वेदा। चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कीजिएगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम? हु इज नोन टू बी फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम? ओके, अगर हमसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम, तो वो कहा जाता है महर्षि चरक को, ठीक है। हमारे पास इंडिया के एक बहुत ही फेमस ऋषि हुआ करते थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता एक बुक लिखी थी इंडियन मेडिसिन सिस्टम के ऊपर, और ही इज नोन टू बी, दैट्स व्हाई ही इज नोन टू बी द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम। चलिए जी नेक्स्ट, जापान न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो जापान इंडिया का एक बहुत ही क्लोज अलाई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, ऑल वेदर पार्टनर है, और हमारे पास इसी वजह से जापान हर टाइम इंडिया को फंडिंग प्रोवाइड करता है। 2018 में $75 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी किया था, ठीक है। ये 2018 की न्यूज है, लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज थी। $75 बिलियन का अब तक इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट था ये, ठीक है। सो जापान फंडिंग करता है, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है, और अभी न्यूज क्या आई है कि हमारे पास योशिहिदे सुगा नए हमारे पास प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने रिजाइन कर दिया था हेल्थ इश्यूज को लेकर, और अभी क्या हुआ है कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है डाइट, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जहां की जो जापान की पार्लियामेंट दैट इज नोन टू बी डाइट, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास अब काम करेंगे योशिहिदा सुगा। तो इनका नाम याद रखेंगे, और ये कौन सी पार्टी से हैं? तो ये शिंजो एबे वाली पार्टी से, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP पार्टी का नाम याद रखेंगे। सो शिंजो एबे जापान लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ये भी आप याद रखेंगे। हेल्थ रीजन की वजह से उन्होंने रिजाइन दे दिया। जापान में अभी भी मोनार्की है। एम्परर कौन है जापान के? नाम याद रखेंगे, हु इज द करंट एम्परर ऑफ जापान? सो नोरितो, नोरहितो हमारे पास एम्परर हैं जापान के, ठीक है। नाम याद रखेंगे, स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं। नोरितो इज द करंट एम्परर ऑफ जापान, नोरोहितो, सॉरी माय अपोलॉजीज, इट्स नोरोहितो, ठीक है। सो इज नोन टू बी द करंट एम्परर ऑफ जापान। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे जापान से रिलेटेड पूछ लेता हूं। जापान आपको पता ही है सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस जापान ने फेस किए थे, जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया था, ठीक है। आप जल्दी से स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अलाइड फोर्सेस जो हैं वो इसके ऊपर कब्जा कर लेती हैं। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जापान वाज ऑक्यूपाइड बाय अलाइड पावर टिल विच ईयर? कब तक अलाइड फोर्सेस ने हमारे पास जापान के ऊपर कब्जा करके रखा था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2? After World War II, Japan was occupied by Allied forces till which year? So do remember student, Japan occupied by Allied forces after the World War II till 1952. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, till 1952। चलिए जी, वर्ल्ड ओजोन डे 2020। सो ओजोन की जब भी मैं बात करता हूं तो ओजोन आपको पता ही होगा, जो सन से यूवी रेज आती हैं, सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, उनसे हमारी प्रोटेक्शन करता है ओजोन, ठीक है। ओजोन की एक लेयर है, और ओजोन की लेयर कितनी उसकी विड्थ है उसको मापने के लिए हम यूज करते हैं डॉब्सन यूनिट। ये याद रखना कि डॉब्सन यूनिट का यूज किया जाता है टू मेजर द विड्थ ऑफ ओजोन। और 16 सितंबर को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड ओजोन डे। थीम याद रखिएगा, ओजोन फॉर लाइफ, 35 years of ozone layer protection, ठीक है, 35 years of ozone layer protection. So the International Day for the Preservation of Ozone Layer और World Ozone Day marks the celebration of 35 year of वियना कन्वेंशन, ठीक है। ये वियना कन्वेंशन याद रखना
वियना कन्वेंशन आपसे पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो सीधा सीधा दैट इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। वियना कन्वेंशन रिलेटेड टू ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। चलिए ओजोन को लेकर अगर मैं बात करूं तो यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबने सुना ही होगा, ठीक है। एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। लेकिन मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, नेम द आईयूपीएसी नेम ऑफ ओजोन। ओजोन का जरा आईयूपीएसी नेम बता दो मुझे, आईयूपीएसी नेम ऑफ ओजोन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, आईयूपीएसी नाम है इसका ट्राई ऑक्सीजन। बिल्कुल सिंपल, क्योंकि आपको पता होगा 3 ऑक्सीजन के हमारे पास इसमें 3 नेसेंट ऑक्सीजन अगर हम किसी तरह से जोड़ दें तो उनसे हमें क्या मिलेगा, ओजोन, ठीक है। O3 फॉर्मूला से हम इसको डिनोट करते हैं, आईयूपीएसी नेम हमारे पास ट्राई ऑक्सीजन। चलिए जी, इंडिया टू बी सेल्फ रिलायंट इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बाय 2023। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर वो कौन है, डीवी सदानंद गौड़ा। तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई 2023 तक इंडिया क्या है कि अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट हो जाएगा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में। अभी क्या है कि हम फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमें बहुत चीजें क्या करनी पड़ती हैं और फर्टिलाइजर क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सब मैनेज करने के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड भी काम करेगा, ठीक है, फॉर द फार्मर्स। अब एक चीज और समझिएगा स्टूडेंट, अभी अगर हम बात करें हमारे इंडिया में फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन कितनी है, दैट इज 42 to 45 मिलियन टन, और इंपोर्ट कितना है, इंपोर्ट आर अराउंड 18 मिलियन टन। तो अभी हम हर साल 18 मिलियन टन जो है वो इंपोर्ट करते हैं। देखिए जब फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सोइल को प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में बात करता हूं, वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे पास सोइल को जनरली फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है। डू रिमेंबर दीज नेम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैंने सिंबल लिखे हैं इनके, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, ओके। और भारत में फर्टिलाइजर्स को सेल आउट करने के लिए याद रखिएगा यूज किया जाता है यूनिफॉर्म सेल प्राइस, ठीक है, और सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को यहां पर, यूनिफॉर्म सेल प्राइस, यूएसपी, ठीक है। फर्टिलाइजर के कंटेक्स्ट में अगर कहीं आपको यूएसपी दिखे तो यूएसपी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सेल प्राइस इन कंटेक्स्ट ऑफ फर्टिलाइजर। तो ये आप याद रखेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स याद रखेंगे, सॉरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारे पास जो बड़े लेवल पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है, इंडिया ज्वाइन डिजाबाउटी कोड ऑफ कंडक्ट। तो इंडिया ने डिजाबाउटी कोड ऑफ कंडक्ट या जिसको जेडा अमेंडमेंट भी बोलते हैं उसमें हमारे पास ज्वाइनिंग कर लिया है। अब ये है क्या, पहले तो आप ये समझो। देखिए हमारे पास अगर आप थोड़ा सा मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास एक अफ्रीकन हॉर्न है। कुछ कंट्रीज को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, अफ्रीकन हॉर्न। हॉर्न का मतलब सींग, ठीक है, अफ्रीकन हॉर्न। तो अब अफ्रीकन हॉर्न में क्या इशू है कि यहां पर आप देखेंगे कि बहुत बड़े लेवल पर पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी होती है शिप्स की इस एरिया में, ठीक है। तो यहां पर कुछ कंट्रीज ने मिलकर हमारे पास एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं डिजाबाउटी कोड ऑफ कंडक्ट। इस डिजाबाउटी कोड ऑफ कंडक्ट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया है, जापान है, नॉर्वे है, यूके है, यूएस है, ये ऑब्जर्वर के तौर पे हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं वो हमारे पास इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करने की बात करते हैं। और जो हमारे पास ये जो अफ्रीकन हॉर्न के पास जो कंट्रीज बनती हैं, देखिए आपको मैं ये आपको बताना चाहिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं इसको। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 5 कंट्रीज आती हैं, ठीक है, 5 कंट्रीज आती हैं। उनके नाम आप कैसे याद रखोगे, सीड्स के थ्रू। एक याद रखने के लिए एक तरीका होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज आपको याद रखनी है, सीड्स। सीड्स कैसे याद रखोगे, तो इस तरह से याद रखना है, सूडान, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है इरिट्रिया, ठीक है। सूडान के बाद हमारे पास अगर हम बात करें दूसरी कंट्री आ जाती है इरिट्रिया, फिर हमारे पास इथियोपिया, फिर हमारे पास आ जाता है डिजाबाउटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये डिजाबाउटी एक कंट्री का नाम है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास अगर हम बात करें, लास्ट में हमारे पास एक और लास्ट कंट्री जो हमारे पास रह जाता है वो है सोमालिया। सुना होगा सोमालियन पायरेट्स,
सोमालियन पायरेट्स होते हैं हमारे पास। तो ये 5 कंट्रीज हैं जिनको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, याद रखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और ज्यादातर ऑयल जो है हमारे पास वर्ल्ड का हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास से होकर गुजरता है शिप्स के थ्रू, और इन शिप्स को लूट लिया जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात जब भी हो तो याद रखेगा सीड्स में हमारे पास 5 कंट्रीज, सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, डिजाबाउटी और सोमालिया। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन। डिजाबाउटी की बात हो रही है यहां पे। डिजाबाउटी में बहुत सारी कंट्रीज ने अपना मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश किया हुआ है। देयर सो मेनी कंट्रीज एस्टैब्लिश देयर मिलिट्री बेस, ताकि हमारे पास जो शिप्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। तो डिजाबाउटी की कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ डिजाबाउटी, ओके। डिजाबाउटी की कैपिटल स्टूडेंट डिजाबाउटी सिटी है, याद रखना। डिजाबाउटी की कैपिटल डिजाबाउटी सिटी है। ओके, सो सीड्स का कंसेप्ट याद रखना, और ये याद रखना कि जो हमारे पास ये डिजाबाउटी कोड ऑफ कंडक्ट है, जेदा अमेंडमेंट है, ये किस चीज से रिलेटेड है? टू प्रिवेंट पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी। शिप्स को लूट लिया जाता है, ठीक है, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, ये सब इन सब एरियाज में हमारे पास। ओके, और इस सब में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और बता देता हूं, यहां पर ज्यादातर एरिया जो आता है वो रेड सी वाला आता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि रेड सी जो है वो यूरोप से कैसे कनेक्टेड है। तो याद रखना, रेड सी यूरोप से हमारे पास मेडिटेरियन, या फिर रेड सी मेडिटेरियन सी से कैसे कनेक्टेड है? थ्रू स्वेज कनाल। स्वेज कनाल, ठीक है। स्वेज कनाल हमारे पास एक आर्टिफिशियल मैनमेड कनाल है बिटवीन रेड सी मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में आपको देखने को मिलेगी स्वेज कनाल। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, और यहां पर वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है और ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप, ये इन दोनों एंटिटीज की तरफ से एस्टैब्लिश किया गया HCI 2020। अब आपने जो चीज याद रखनी है, रिपोर्ट का नाम एक तो द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अपडेट ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19। तो यहां पर इंडिया का रैंक कितना रहा है? 116। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, 116। ओके, तो अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें इस चीज को, आप गलती से भी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को आप HDI से कंफ्यूज मत कर देना। पेपर में बहुत से बच्चे गलती कर सकते हैं कि वो हमारे पास क्या कर देंगे, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को HDI से कंफ्यूज कर देंगे। तो HDI से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अलग है। जब मैं बात करता हूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में जो रिपोर्ट आई थी 2019 में आई थी लास्ट, हमारे पास दिसंबर 2019 में इंडिया का रैंक रहा था 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो याद रखेंगे HDI में जो लास्ट इंडिया का रैंक था 129 था, और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक था वो 116 था। दोनों रैंक अलग अलग है। फिर हमारे पास ईयर सॉवरन SDG बॉन्ड वर्थ ₹890 मिलियन। तो बहुत बार स्टूडेंट मैं पिछले वीडियोस में SDG की बात कर चुका हूं। सो व्हाट इज SDG? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कई बार बात हो चुकी है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, कि UN ने हमारे पास, यूनाइटेड नेशन ने, जो नए बच्चे उनके लिए बता देता हूं, 17 गोल्स रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 17 गोल्स रखे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, जिनको अचीव करना है बाय 2030 तक, जिसमें हमारे पास लाइक हंगर को खत्म करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है, बहुत सारी चीजों को लेकर इंप्रूवमेंट करना है, प्योर वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए होगा? पैसा। तो यहां पर पहली बार किसी कंट्री ने हमारे पास ऐसे बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट के लिए हैं। सो मैक्सिको became the first country in the world to inaugurate the sustainable financing program for the achievement of sustainable development goal। तो इन्होंने हमारे पास बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं, सोवरन SDG सोवरन बॉन्ड फ्रेमवर्क, जिसमें 890 मिलियन ये रेज करेंगे, और इन पैसे से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए काम करेंगे। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। अभी तक तो क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा जा रहा था कि कितने गोल्स हैं, तो 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, जिनको 2030 तक अचीव करना है। यूनाइटेड नेशन ने टारगेट रखा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा हमारे पास कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास स्पेशली सोवरन बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं। तो वो हमारे पास कंट्री कौन सी है? मैक्सिको, नन अदर देन मैक्सिको। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं सिंपल सा कि चलो मैक्सिको के बारे में एक पहले पॉइंट बता देता हूं। मैक्सिको वर्ल्ड की तेजी से डेवलप कर रही कंट्री में से एक है, और ये मिंट में हमारे पास कंसिडर की जाती है। अब ये मिंट क्या है? मिंट एक 4 कंट्रीज का ग्रुप है। मिंट टर्म जहां भी दिखाई दे जाए याद रखना
मिंट में 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें 4 कंट्री कौन कौन सी आती है जो बहुत तेजी से डेवलप करेंगे आने वाले टाइम में। मैक्सिको, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, नाइजीरिया एंड टर्की। नाइजीरिया एंड टर्की, तो ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है मिंट। तो याद रखना मिंट में कौन सी 4 कंट्रीज आती हैं, जैसे ब्रिक्स है ना, सुना होगा आपने ब्रिक्स में 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जस्ट लाइक मिंट। चलो मैक्सिको की मैं बात कर रहा था बार बार, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा बात करते हैं मैक्सिको की। आप मुझे जल्दी से बस कमेंट सेक्शन में मैक्सिको की करेंसी बता दीजिए, करेंसी ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की करेंसी है स्टूडेंट पीसो, ठीक है, मैक्सिको की करेंसी है पीसो। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड फॉर फीडिंग मिलियंस। देखिए इंडिया के एक बहुत ही फेमस शेफ हैं विकास खन्ना। तो विकास खन्ना को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, यहां पर मिलियंस ऑफ लोगों को फीड करने के लिए अवार्ड दिया गया है 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड फ्रॉम एशिया सोसाइटी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आएगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया जाएगा। टोटल यहां पर 6 लोगों को अवार्ड दिया गया है एंड विकास खन्ना इज द ओनली इंडियन। तो शेफ हैं, ठीक है, और हमारे पास एक एनजीओ चलाते हैं, ठीक है, यहां पर लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए। बस सीधा सीधा क्वेश्चन आप याद रखना, नेम द पर्सन, ठीक है, विकास खन्ना फॉर अवार्ड फॉर, हाँ जी, फीडिंग मिलियंस एशिया गेम चेंजर अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट टर्मिनल एट दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, किस चीज के लिए गए? इंडिया फर्स्ट जनरल एविएशन टर्मिनल। जनरल एविएशन टर्मिनल का मतलब कि जहां पर हमारे पास कार्गो शिप्स को हैंडल स्पेशली किया जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारे पास यहां पर क्या होगा कि जो प्राइवेट जेट्स हैं और चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं उनके लिए, और जो कुछ कार्गो प्लेन्स है, प्राइवेट कार्गो प्लेन्स है, उनको मैनेज करने के लिए यहां पर एक अलग से टर्मिनल बनाया गया है, टाइप सी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट विच आर 50 सीटर। तो वो यहां पर कहीं ना कहीं उतर सकते हैं। तो अल्टीमेटली उनकी हेल्प करने के लिए IGI एयरपोर्ट, ठीक है, जो कि कहां है हमारे पास, दिल्ली में। और अगर हम बात करें स्टूडेंट, कई सारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपने पेपर पॉइंट से याद रखने हैं कि हमारे पिछले कुछ टाइम में एविएशन सेक्टर में हमने बहुत ज्यादा काम किया है और एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक स्कीम शुरू की है, दैट इज उड़ान। एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, एंड दैट इज नोन टू बी उड़े देश के आम नागरिक। उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म याद रखेगा, उड़े देश का आम नागरिक। ओके, चलिए जी, और आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारे पास नोएडा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट बन रहा है, उसका भी नाम याद रख लेना, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हो, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है, ये आने वाले टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे पास होगा। सॉरी, चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स आया है 2020 और हमारे पास इसमें जो इंडियन सिटीज हैं जैसे कि न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, जो हमारे पास टॉप में हुआ करती थी वो काफी हद तक पिछड़ गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसमें जो इंडेक्स में टॉप जिसने किया आप उसका नाम याद रखेंगे, टॉप बाय सिंगापुर, सेकंड नंबर पे रहा हेलेंस्की और थर्ड नंबर पे रहा ज्यूरिक। ठीक है, ज्यूरिक इज इन स्विट्जरलैंड, हेलेंस्की इज इन फिनलैंड। तो इन तीनों सिटीज के नाम आप याद रखेंगे। स्पेशली सिंगापुर की जब मैं बात करते हैं तो सिंगापुर हमारे इंडिया के बहुत क्लोज टाई है सिंगापुर के साथ। और लास्ट ईयर मैं आपको बता दूं, इन द ईयर 2019 जो रिपोर्ट आई थी, एज पर द 2019 रिपोर्ट, लार्जेस्ट एफडीआई जो इंडिया ने रिसीव की थी, ठीक है, सो वो हमारे पास रिसीव कहां से की थी? वो रिसीव की थी सिंगापुर से। एज पर द 2019 रिपोर्ट, इंडिया रिसीव लार्जेस्ट एफडीआई और यू कैन से मैक्सिमम एफडीआई फ्रॉम सिंगापुर। सिंगापुर के साथ हमारे कई सारे एग्रीमेंट हैं, इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है DTAA का। ठीक है,
DTAA हम कई कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं, लेकिन सिंगापुर के साथ हमने DTAA बहुत पहले साइन किया हुआ है ताकि जो कॉपरेशन है वो बढ़ाया जा सके। सो व्हाट DTAA मींस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि DTAA का मतलब क्या होता है हमारे पास। ओके, DTAA का मतलब होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डू रिमेंबर स्टूडेंट, DTAA मींस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ओके, इसमें क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट वहां से आएगा उसके ऊपर टैक्स मिनिमम रखेंगे या नहीं रखेंगे, और सेम इंडिया से जो प्रोडक्ट सिंगापुर में बिकने जाएगा वहां पर टैक्स उसके ऊपर नहीं लिया जाएगा। सो दैट इज नोन टू बी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास ब्रिक्स NSAS मीट। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो हमारे पास उनकी एक मीटिंग हुई है, ब्रिक्स कंट्रीज के जो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो ब्रिक्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिकॉल भी कराया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इन मीटिंग्स को होस्ट कौन कर रहा है? अगेन रशिया। ठीक है, होस्ट कर रहा है रशिया। ब्रिक्स की जितनी भी मीट चल रही है, इस साल का जो चेयर है वो ब्रिक्स का वो कौन है? रशिया। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और अगले साल हमारे पास अगर हम बात करें तो अगले साल जो ब्रिक्स की मीटिंग को चेयर करेगा वो है इंडिया। नेक्स्ट ईयर जो ब्रिक्स की मीटिंग को चेयर करेगा वो है इंडिया। अब देखिए इंडिया की तरफ से हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? सबको नाम पता ही होगा, अजीत दोवाल। अजीत दोवाल जिनको हम जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो अजीत दोवाल ने यहां पे मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूं। अजीत दोवाल ने मीटिंग बीच में ही छोड़ दी। अजीत दोवाल ने प्रोटेस्ट के कारण मीटिंग बीच में ही छोड़ दी है, जो मीटिंग चल रही थी। एक्चुअली जो पाकिस्तान जो यहां पर क्या हुआ था कि हमारे पास इशू चल रहा था बीच में, पाकिस्तान को एज ऑब्जर्वर बुलाया गया था, तो वहां पर उनकी तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट की गई, तो उन्होंने मीटिंग जो है वो बीच में इसकी वजह से छोड़ दी। तो ये जो पॉइंट्स है आप याद रखेंगे, ठीक है। और रशिया को इसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्म भी किया, ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस पे था यहाँ पे। तो थीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2020 की जो थीम रही, दैट इज ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। थीम याद रखेंगे 2020 की जो थीम रही थी, ठीक है। एंटी टेररिस्ट स्ट्रेटजी को डिस्कस किया गया of the BRICS nation has been prepared by which is submitted and approved during the upcoming summit, जिसको अपकमिंग समिट में हमारे पास सबमिट किया जाएगा। और याद रखेंगे कि 2021 में ब्रिक्स के जो सारे हमारे पास इश्यूज हैं वो हमारे पास जो मीटिंग्स है वो कहां होंगी? इंडिया में। और इंडिया की तरफ से इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किसने किया था? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है हमारे पास? अजीत दोवाल। अच्छा, एक हमारे पास चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी होते हैं, जस्ट लाइक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी होते हैं। वो कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। याद रखेंगे, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है, ही इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, नेम द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? नेम द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? के विजय राघवन, ठीक है, जो गवर्नमेंट को हमारे पास साइंस के इशू में जो भी आगे हमने काम करने हैं उनके बारे में सलाह देते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजय राघवन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2020 कोकोहॉर्ट यंग लीडर अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर हमारे पास अवार्ड दिए गए। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि उदित सिंघल, ठीक है। अब ये देखिए फिर से हमारे पास आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनके बारे में भी हमने बात की थी, तो मैं बार बार बता चुका हूं, इसके बारे में क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो उदित सिंघल जो कि हमारे पास इंडिया से हैं, उन फाउंडर हैं ग्लास टू सैंड अ जीरो वेस्ट इकोसिस्टम। तो इन्होंने क्या किया, हमारे पास ग्लास वेस्ट इन दिल्ली जो है और हमारे पास जो बाकी वेस्ट है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से मैनेज करने के लिए काम किया। तो इसी वजह से इनको मिला है 2020 कोहॉर्ट ऑफ द यंग लीडर्स ऑफ द फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय द यूनाइटेड नेशन। तो ये जो गोल हैं वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि किस पर्सन को यहां पर कोहॉर्ट ऑफ यंग लीडर्स अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो कौन है? उदित सिंघल। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आ जाती है चाइना के स्नूपिंग गेट को लेकर। चाइना जासूसी कर रहा था। एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि चाइना की एक फर्म है जेनहुआ नाम से, जेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। ये क्या कर रही है? ये हमारे पास हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर आगे बढ़ रही है। अब ये हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है? देखिए आने वाले टाइम में
आप दूसरी कंट्री को टेक्निकली डिफीट करेंगे, ना कि हथियारों के दम पर। तो ये क्या कर रहे हैं, भारत के लगभग, ये जो कंपनी है भारत के लगभग 10,000 लोगों पे नजर रखी हुई थी, उनकी डेली एक्टिविटी, वो क्या करते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, किस चीज से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये जो कंपनी है चाइना की, लगातार जासूसी कर रही थी भारत के 10,000 जो बड़ी पर्सनैलिटी, जिसमें आईएएस ऑफिसर, पॉलिटिशियंस, फॉर्मर सीएम, जो करंट सीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उन सबके ऊपर नजर रखी हुई है एजेंसी। और इस सब का खुलासा किसने किया था, हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस ने। इंडियन एक्सप्रेस जो हमारा एक न्यूज़पेपर है, उसने इस सब का हमारे पास खुलासा किया। और अल्टीमेटली अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, ठीक है, और उसको लीड कौन करेंगे, याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास नेम द कमेटी एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जस्ट टू रिपोर्ट ऑन द स्नूपिंग बाय द चाइनीज फर्म, सो दैट इज राजेश पंत। एक छोटा सा पॉइंट और, ये कमेटी जो है वो 30 दिन के अंदर जो भी अपनी रिकमेंडेशन है उसको सबमिट करेगी। सिर्फ इंडिया में ये 10,000 पे लोगों पे काम कर रहे थे, और पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं काम कर रहे, पूरे वर्ल्ड में 2.5 मिलियन लोगों पे नजर रखे हुए हैं। और अगर आप बात करेंगे कैसी नजर रखे हुए हैं, हर छोटा छोटा आर्टिकल, उन लोगों के बारे में कोई न्यूज आती है, कोई आर्टिकल छपता है, जिन लोगों पर नजर रखे हुए, तो उसके बारे में हमारे पास ग्रेनुअल इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं, छोटे छोटे बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ताकि आगे चलकर उस इंफॉर्मेशन से, उस डाटाबेस से ये कुछ क्रिएटिव, कुछ प्रोडक्टिव कर सके। ओके, चले जी, लास्ट न्यूज फॉर द डे स्टूडेंट। तो पेंगुइन रैंडम हाउस अनाउंस दैट द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बराक ओबामा अ प्रॉमिस लैंड। तो हमारे पास क्या हुआ, एक बुक आई है, बेसिकली सीरीज ऑफ बुक है, तो प्रॉमिस लैंड नाम से, और ये लिखी किसने, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने। तो अभी क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इलेक्शन होने जा रहे हैं कुछ टाइम में, तो इलेक्शन के टाइम पर यहां पर बुक आई है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएस में इलेक्शन होने जा रहे हैं। सीधा सीधा याद रखिएगा, बराक ओबामा हमारे पास एक फेमस पर्सनैलिटी है, बुक का नाम सो अ प्रॉमिस लैंड। ठीक है, प्रॉमिस लैंड बुक का नाम। अगर हम बात करें बराक ओबामा की, तो बराक ओबामा कौन सी पार्टी से थे, डेमोक्रेटिक पार्टी से। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो इस बार उम्मीदवार हैं वो कौन है, जो बिडेन। जो इलेक्शन में हमारे पास कंटेस्ट कर रहे हैं जो बिडेन है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, डेमोक्रेटिक पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए किसको हमारे पास एक तरह से कैंडिडेट आगे लेकर आए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी। नेम द डेमोक्रेटिक पार्टी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। नेम द डेमोक्रेटिक पार्टी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। ओके, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वो इंडियन ओरिजिन से हैं, कमला हैरिस। कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन से हैं, और शी इज द वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये थे स्टूडेंट इस वीक के हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।